Ignited Minds Tutorials has released an educational video series on the topic of gravitation for students of CBSE Class 9 and Maharashtra State Board Class 10 Science. The videos cover various concepts related to gravitation, including the law of universal gravitation, acceleration due to gravity, and the motion of objects in gravitational fields. The tutorials provide clear explanations and examples to help students understand the principles of gravitation and how it applies to everyday life. Students will also learn about the history of our understanding of gravitation, from the work of Isaac Newton to the modern discoveries in the field. The videos are designed to supplement the school curriculum and are a valuable resource for both teachers and students. They can be used for independent study, review, or to deepen understanding of the topic. By providing this educational content, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the passion for science in young minds and help students excel in their academic pursuits. The videos are presented in an engaging and accessible manner, making them suitable for all types of learners. Overall, this series of videos on gravitation is an invaluable tool for secondary school students to build a strong foundation in physics and develop a deeper appreciation for the laws of the universe. ओके, आज अपन एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और इस नया चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, अभी देखो ये ग्रेविटेशन जो है वो आपके 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में है और 10th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में है, इसलिए मैंने दोनों को साथ बैठाया है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। और यहाँ पे हम एक और चीज पढ़ते हैं, कैपिटल जी। ठीक है, ग्रेविटी होती क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो इनके हिसाब से तो एनी सब्सटेंस विच, तो फॉलिंग डाउन, कोई भी चीज जो नीचे गिर रही है वो फॉलिंग डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रेविटी है, राइट, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी। ओके, हाँ, एनीबडी एल्स, ग्रेविटी होती क्या है, व्हाट इज एल्स। वो इन्होंने तो बताया भाई साहब, कोई भी चीज है वो जो नीचे गिर रही है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है। एनीथिंग एल्स दैट यू हैव एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस ओके, चलिए, ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो खींच रहा है। तो मतलब अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भाई साहब खींच रहा है ना। नहीं, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब करिए। हाँ, इट कीप्स द अर्थ टुगेदर और थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर। चलिए, ठीक है। क्या ग्रेविटी सिर्फ यही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये दीवार भी मुझे खींच रहा है और मैं इस दीवार को भी खींच रहा हूं, उसको जरा बंद कर दीजिए, अभी लॉक कर दीजिए प्लीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये दीवार और मेरे बीच में भी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मेरे को खींच रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं, क्या ये ऐसा है। ओके, देखिए, आपका जो कंसेप्शन है वो ये है कि हर चीज नीचे गिरती है अगर आप उसको छोड़ देते हो। क्यों, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है। ठीक है, अर्थ हर एक चीज को खींच रहा है, तो अर्थ इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज एक दूसरे से खींच रही है। ठीक है, मैं भी इस दीवार से खींच रहा हूं और मैं भी इस दीवार को खींच रहा हूं, यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टूल में और इस टूल में भी भाई साहब एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मेरे में और बाहर वाले उस गाड़ी में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऑल दीज आर बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो सबके सब भाई साहब क्या है, आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो क्या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दिस ऑल दीज आर बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मतलब ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर ये मूव क्यों नहीं हो रहे, व्हाई आर दे नॉट मूविंग। हाँ, देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे ये नीचे गिर रहा है, ये मूव कर रहा है, लेकिन ये टूल आपस में एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये टूल को दीवार भी खींच रहा है। समझिए इस चीज को कि मतलब आप ऐसे हैं और आपको कोई इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो आप नहीं मूव करेंगे ना। हाँ, एक तरफ ही खींचेंगे तो आप मूव कर जाएंगे, है कि नहीं। तो ग्रेविटी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एक्सर्टेड बाय अर्थ। ठीक है, इट्स अ मिसकंसेप्शन कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एक्सर्टेड बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स।
कोई भी दो ऑब्जेक्ट में भाई साहब ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो अभी भाई साहब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन भाई साहब है क्या? हमको यही लगता है कि हर वो चीज जो अर्थ में जोर से गिरती है, वो क्यों गिर रही है? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज के बीच में ग्रेविटी है। मतलब आप बोलेंगे, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे समझ लो ये आपके भाई साहब एयर से पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या पैराशूट जंपिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे बारिश, अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश की बूंदें नीचे ही गिर रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रही भाई साहब? ऊपर भी तो जा सकती हैं, ऊपर उड़ सकती हैं, लेकिन नहीं, नीचे ही गिर रही हैं क्योंकि अर्थ भाई साहब उसको खींच रहा है। आपके जो झरने होते हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स होते हैं, उनका डायरेक्शन भी देखोगे तो वो क्या है? नीचे की तरफ है। जो आपके रिवर्स होते हैं वो भी कैसे जा रहे हैं? नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, है ना, पहाड़ों से होते हुए भाई साहब समुद्र की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग, if you see, everything is moving downwards towards the earth, why? Because of gravitational force, ठीक है। ये सब हमको इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और कोई इम्पैक्ट है जो दिखता है आपको? ठीक है, आपका चलना फिरना बैठना सब कुछ भाई साहब आपका ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ग्रेविटेशन ये होता है। व्हाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ? तो अगर भाई साहब कोई ऊपर से कूदा ऐसा बहुत जोर से नीचे की तरफ जाएगा, व्हाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके अर्थ के ऊपर कोई भी मेटियोर नहीं आता है? आता है। कहां जाता है ये? क्यों चल जाता है? किसके वजह से? तो देखो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब एटमॉस्फेयर। हमको लगता है एटमॉस्फेयर से हमको सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर हमको बहुत सारी कवरिंग्स देता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, आपने सुना रहेगा कि भाई साहब एक टाइम पे वी हैड बेसिकली जुरासिक टाइम पे हमारे क्या होते थे भाई साहब, आपके डायनासोर्स होते थे। तो डायनासोर्स क्यों लुप्त हो गए? वाई डिड दे ऑल ऑफ अ सडन वैनिश? एंड दे, आज की तारीख में human beings are the most powerful species on earth. There was a time when dinosaurs were the most powerful species on earth. So how is it that all of a sudden they went extinct? तो उस टाइम पे तो ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तो हुआ क्या था, कोई बहुत बड़ा सा मेटियोर आया था और अर्थ को स्ट्राइक किया था। और जब ये स्ट्राइक किया तो अर्थ के टेम्परेचर्स बहुत सीवियरली हाई हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डायनासोर्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और सब के सब लुप्त हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। द एंटायर डायनासोर स्पीशीज वाज वाइप्ड आउट। तो क्या ऐसा मेटियोर अटैक अभी भी होता है? तो आंसर इज यस, अभी भी होता है। अभी होता क्या है, देखो, जब मेटियोर एकदम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया तो बहुत जोर से अर्थ इसको खींचेगा, ठीक है। अभी इतनी जोर से इसको खींचेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, आप देखो ऐसे रब करो तो क्या हाथ गर्म हो गया है कि नहीं? तो एटमॉस्फेयर में भी एंट्री कर रहा है और एटमॉस्फेयर का एयर इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है भाई साहब। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ये जाता रहेगा इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा, बॉम्ब की तरह फूट जाएगा, और जो बचेगा वो था डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स भाई साहब नीचे गिरेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो द एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी विल पुल दिस मेटियोर। कोई भी मेटियोर होगा, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगा जो अर्थ के बाजू से गुजर रहा होगा, ग्रेविटी विल स्ट्रांगली पुल दिस मेटियोर। बट व्हाट विल हैपन, एज सून एज द मेटियोर विल एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, it will experience such a huge amount of frictional force from the atmosphere that the temperatures will go significantly high, and what will happen then, this will explode like a bomb। और ये explode like a bomb मतलब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वैसा। तो अभी क्या गिरेगा? डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल तो हमारे आजू बाजू है ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर सेव्ड, although gravity is posing a risk for the meteor to strike the earth and we all facing a threat for life, but atmosphere is the one which actually causes the explosion and prevents this disaster from happening, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके, तो ये आपको एक एग्जांपल दे रहा था। व्हाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ? ऑब्वियसली बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। व्हाट इज पीपल, व्हाट इज डू वी हैव? सो इट इज ग्रेविटी, ओके। जैसे आप अगर भाई साहब स्किपिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रही लड़की ऊपर ही चली गई वैसे, है ना, नहीं हो रहा ऐसा, वो जैसे ही कूद रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ग्रेविटी, ठीक है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कैन यू इमेजिन स्किपिंग विदाउट ग्रेविटी? आप स्किप कर ही नहीं सकते। आपने देखा है
कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे आपने देखी है, जो स्पेस में लोग जाते हैं वो उड़ते रहते हैं, ठीक है। क्यों भाई साहब? उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए स्पेस में जान एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से आप गुजरेंगे, वो है आपका डाइजेशन, ठीक है। आपने खाना खाया, ये खाना भाई साहब ऑइसोफेगस से आपके स्टमक में जाता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है और आपके बॉडी में सप्लाई होता है। अगर आपने खाना खाया और ये नीचे नहीं गया तो क्या होगा? तो ये भाई साहब आपका ऑइसोफेगस में टपक टपक करता रहेगा, है ना, आपको उल्टी आएगी, आप यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपका भाई साहब स्पेस में भी होगा। इसीलिए स्पेस में जो लोग जाते हैं वो लोग सिर्फ लिक्विड फूड ही कंज्यूम कर पाते हैं, और या तो सेमी लिक्विड फूड ही कंज्यूम कर पाएंगे। आपकी तरह सॉलिड फूड कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड नीचे ही नहीं जाएगा, वो गले पे ही रह जाएगा, और हो सकता है वो चोकअप हो जाए, वो खुद ही मर भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सो दे विल हैव टू कंज्यूम स्पेशल टाइप्स ऑफ फूड्स। जो लोग स्पेस में जाते हैं नासा में वगैरह में, उनको अलग से 6-7 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे वेटलेस एनवायरनमेंट में या ग्रेविटेशन लेस एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं कैसे खाना खाना है, कैसे अपने काम करने हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि वो उड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो सो भी नहीं पाएंगे। आप सोएंगे कैसे? आप सोचिए, आप सो रहे हैं रात को, कैसे सो रहे हैं? आपकी बॉडी भाई साहब बिस्तर के ऊपर है, ये क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा है ना। अब अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो आप भाई साहब टूई टूई उड़ते रहेंगे भाई साहब। तो आप सोचिए भाई साहब सोएंगे कैसे? हाउ विल यू स्लीप? ठीक है, तो आपको एक क्लोज कैबिनेट में सोना पड़ेगा। एक क्लोज कैबिनेट में अपने आप को भाई साहब ऐसे बांध कर सोना पड़ेगा, वरना आप सो ही नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर सेल्फ टू द बेड, बिकॉज होल्डिंग करने के लिए भी तो ग्रेविटी चाहिए ना भाई साहब, जो है नहीं वहां पे, ठीक है। सो देयर विल बी सो मच और सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट एस्ट्रोनॉट्स और अदर स्पेसमैन विल फेस व्हेन दे गो टू स्पेस। दे नीड अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस, ठीक है। सो ये सब तमाम चीजें हैं। एक मिनट, ओके ओके। सो अभी आप दूसरी चीज देखो, जैसे पानी जब आप पी रहे हैं या खाना भी जब आप खा रहे हैं, वो आपके ऑइसोफेगस से भाई साहब नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है उसको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, देखो खाना खाने के बाद ही फटाक से सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो, बैठकर खाना खा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, फिर आपका स्टमक में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। अगर आप सो गए तो ग्रेविटी का उतना इंपैक्ट इस पर नहीं आएगा, ठीक है। दैट इंपैक्ट विल नॉट बी देयर। ओके, चलिए, जैसे पानी का पीना, इवन अ सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। आप देखोगे कभी भी ये यूट्यूब में जाकर स्पेस वीडियोस देखो, वैसा कोई बॉटल से अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी ऐसे टुल टुल करता हुआ आएगा, ठीक है। आप उसको मतलब पी भी नहीं पाएंगे ठीक से, ये पानी ऐसा टुल करता रहेगा, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, यहाँ पे भाई साहब आप जब पानी पीने की कोशिश करें, बाकायदा अंदर जा रहा है, लेकिन ये पानी अगर आप स्पेस के किसी स्पेस क्राफ्ट में पीने की कोशिश करेंगे तो ऐसे भाई साहब घूमेगा ही, ठीक है। किसी भाई साहब खाने को कोशिश करेंगे तो वो भी ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो एक अलग सी लाइफ होगी। ग्रेविटी के बिना जो लाइफ है वो आप इमेजिन कर भी नहीं सकते। हर एक चीज जो आप कर रहे हैं उसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है भाई साहब, हर एक चीज। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट फ्रॉम वॉकिंग टू स्लीपिंग टू ईटिंग योर फूड, in fact your internal digestion as well, everything will have an impact of gravity, ठीक है। विदाउट ग्रेविटी यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ, आप अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, सो हाउ वाज ग्रेविटी डिस्कवर्ड, ठीक है। ऐसा लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि न्यूटन भाई साहब आराम फरमा रहे थे और उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा और वो वाह, ठीक है, ग्रेविटी डिस्कवर हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। ये एक गलत धारणा है, ठीक है। न्यूटन भाई साहब कोई भी साइंटिस्ट ऐसे आकस्मिक नहीं बन जाता है, ठीक है। ऐसे कोई खोपड़ी पे भाई साहब नारियल गिरा या भाई साहब सेब का टुकड़ा गिरा और खोपड़ी ओ वाह, इसके पहले तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट के भाई साहब बहुत सारे आपके एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है साइंटिस्ट बनने का। दिमाग अलग लेवल पे चलना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो लोग बहुत बड़े टॉपर्स भी नहीं होते हैं। दे आर नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स बट समहाउ दे थिंक अदर वे, मतलब ठीक है। एकेडमिकली सक्सेसफुल होना एज अ स्टूडेंट और साइंटिस्ट बनना दोनों दूसरी बात, दो अलग बातें, ठीक है। तो न्यूटन वैसे जैसे आपके टाइम पे कोरोना आया था, 2 साल आप घर पे थे, वैसे न्यूटन के टाइम पे भी एक प्लेग बोल के बीमारी आई थी और उस टाइम पे बहुत बड़ा तांडव मचा था। उस टाइम पे भी लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन हुआ था, न्यूटन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ पे 2 साल के लिए लॉकडाउन हो गया। तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो मुझे, आई डोंट नो व्हाई। इधर यू पे अटेंशन और गो होम, ठीक है। सो न्यूटन जो है भाई साहब आपका ही वाज 2 years लॉकडाउन में थे। न्यूटन वाज देयर फॉर 2 years इन अ लॉकडाउन मोड।
इन 2 सालों में उन्होंने अपने घर पर बैठ के जितने एक्सपेरिमेंट, आपका आज इतना बड़ा कोर्स अभी से चालू हुआ 8 9 से लेकर 12 तक, और आपके डिग्री कोर्सेज भी जितने भी न्यूटन के लॉज है सब ये 2 सालों में निकले हैं। तो उस टाइम पे अगर लॉकडाउन नहीं हुआ था तो आपका सिलेबस बहुत कम होता था, ठीक है। सो ऑल दीज लॉज दैट यू वुड सी, न्यूटन के ज़्यादा करके फिजिक्स में लॉज हैं, लाइट में लॉज हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लॉज हैं, सारी चीज़ों में भाई साहब उन्होंने अपना नाक घुसाया है और अच्छे खासे लॉज दिए जिसको आज भी हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्स पे जो लॉज उन्होंने दिए हैं, ग्रेविटी पे जो लॉज दिए हैं, आज की तारीख में भी वो अखंड हैं, मतलब उनको कोई भी खंडन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। सो इन 2 सालों में उन्होंने मतलब घर बार कोई बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं, एक कमरे में बंद होकर उन्होंने भाई साहब अपनी थियरीज लिखी, एक्सपेरिमेंट्स किए और भाई साहब सारे फॉर्मूलेज दिए। सर जितना भी आप आज की तारीख में पढ़ते हो ये सारा उस 2 साल का मैजिक है। हम भाई साहब बोलते रहते हैं कि अरे कोरोना में, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, ये कोरोना के चक्कर में मेरा बच्चा ना डल हो गया है। मैं सोचता हूँ भाई साहब कि ऐसा क्या हो गया कि घर में रहकर बच्चा डल हो गया, उल्टा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी मेरे हिसाब से। अगर कोई 2 सालों में पढ़कर और वैसे एक्सपेरिमेंट्स करके आपका सिलेबस बढ़ा सकता है तो आप 2 सालों में क्या कर रहे थे, ठीक है। देर इज समथिंग देर, ये हमारा तकलीफ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एज अ पेरेंट फेल हुए हैं, एज अ स्टूडेंट तो फेल हुआ ही है वो, लेकिन एज अ पेरेंट हम भी फेल हुए हैं। हम भी तो घर पे थे, क्या हम अपने नज़रों के सामने जो बच्चा है उसको अगर हमने नहीं देखा होगा तो वो डल होगा ही। हम भी घर पे थे, बच्चा भी घर पे ही था, और अगर बच्चे को हम बोल रहे हैं कि भाई साहब वो स्कूल नहीं जा पाया या क्लास नहीं जा पाया, इसके लिए वो डल हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? हमारी हो गई ना, ठीक है। सो वही चीज़ देखिए आप कि 2 सालों में आज की तारीख में जितनी भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सब उस टाइम का कमाल है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे न्यूटन। सो न्यूटन वाज रिलैक्सिंग अंडर एन एप्पल ट्री, दिस इज जस्ट अ मेड अप स्टोरी, ठीक है। एन एप्पल फेल डाउन ऑन न्यूटन, न्यूटन स्टार्टेड टू एनालाइज, भाई साहब अच्छा ये क्या हो गया भाई साहब? फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन को लगा ये फोर्स है। न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, इट इज ऑन एवरीथिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ कोई बॉडी और अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करती है, हर 2 बॉडी में एग्जिस्ट करेगी, हर चीज में। इस दीवार का इस दीवार पे ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। ये दीवार इस दीवार को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है जिसके लिए आपको उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, आप कोस्टल एरिया में रहते हैं और आप एक खाड़ी एरिया में रहते हैं, ठीक है। कामोठे में बहुत बड़ा पोर्शन पहले खाड़ी हुआ करता था, अभी तो हमने लैंड क्लेम करके आगे बढ़ गए। आप अगर थोड़ा सा खाड़ी एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे एक वो क्या ज्वार भाटा बोलते हैं इसको, मतलब हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। तो हाई टाइड में पानी अंदर आता है और लो टाइड में पानी रिसीड करता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है? ये खाड़ियों में देखेंगे आप, पानी भाई साहब अंदर आएगा, ठीक है, हाई टाइड के टाइम पे, और लो टाइड के टाइम पे पानी पीछे जाएगा। ये कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जब मून हमारा बहुत पास आ जाता है तो समुंदर के लेवल को वो खींचता है, ठीक है, देयर इज अ ग्रेविटी, और इसीलिए आपका हाई टाइड होता है। हाई टाइड इज एज रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो समुंदर, देखो पहले समुंदर यहाँ तक है, समझ लो ये लैंड है। आप देखोगे कोस्टल एरियाज में कभी भी भाई साहब ऐसा समुंदर है और यहाँ पे घर नहीं बनाते लोग, ठीक है। कोस्टल एरियाज में ये समुंदर है, ये लैंड चालू हुआ है, थोड़ा सा अंदर जाकर घर बनाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि समुंदर का एक हाई टाइड होता है, रोज होगा ये। हाई टाइड में ये अंदर आएगा, लो टाइड में। कोई मरीन ड्राइव गया है, ठीक है, हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली गॉन? थोड़ा भाई साहब बॉम्बे में घूमो, भाई साहब बड़ा शहर है, कामोठे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, जाएंगे तो लोनावाला जाएंगे, माथेरान जाएंगे, कभी थोड़ा सा घूम कर बॉम्बे भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, कल्चर वाइज समझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अगर आप बॉम्बे जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा, वहाँ पे ऐसे बोल्डर्स मिलेंगे आपको मरीन ड्राइव में। ये बोल्डर्स क्यों हैं? क्योंकि हाई टाइड में समुंदर भाई साहब इधर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे मेन रोड है, वहाँ पे, ठीक है, मेन रोड है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस हाई टाइड को मारने के लिए बहुत दूर तक ऐसे रॉक्स हैं, वहाँ पे जाकर आप समुद्र में नहा नहीं सकते भाई साहब, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रॉक्स हैं वहाँ पे, ठीक है। दीज आर बेसिकली रॉक्स टू कट द फोर्स ऑफ द वेव्स। तो हाई टाइड तो होना ही होना है। अभी देखो कैसा होता है, ये अर्थ है समझ लो, और ये भाई साहब मून है। अभी अर्थ में 70% वाटर है, तो ये अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसके वजह से ये पानी क्या होगा भाई साहब, ऊपर की तरफ आएगा, और पानी जब ऊपर की तरफ आएगा भाई साहब तो ये आपका हाई टाइड रिजल्ट करेगा, ठीक है। दिस विल बी रिजल्टिंग इन अ हाई टाइड। क्लियर है? कभी ऐसा सवाल आता है क्या दिमाग में कि
अगर मैं इधर हुआ तो गिर जाऊंगा क्या? आता है क्या ऐसा सवाल? अभी आप इधर हो तो बैठ सकते हो, अर्थ में अगर आप इधर हो तो गिर जाओगे क्या? या इधर होगे तो गिर जाओगे? क्यों नहीं गिरोगे? किसी गोलाकार चीज में अगर आप नीचे हो तो आप गिर जाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो आप उल्टे हो, पूछ रहा हूं। अरे इमेजिनेशन है भाई साहब, तुम केस का मतलब, चलो ग्रेविटी ने पकड़ रखा है तुम्हें, ग्रेविटी तुम्हें गिरने नहीं दे रही है, तो तुम उल्टे हो गए ना, फिर ऐसे चिपके होगे चिपकली की तरह, ऐसे चल रहे हो क्या? सो व्हाट इज इट? ये सोचिए जरा, मतलब आप अगर यहां पे हैं, चलिए ग्रेविटी ने आपको पकड़ रखा है, ग्रेविटी आपको नीचे गिरने नहीं दे रही है, लेकिन आप होंगे तो उल्टे ना, तो क्या आप उल्टे हैं? तो क्या है फिर, मतलब बताइए भाई। ये है ना अर्थ, अर्थ का तो यहाँ पे अलग अलग हिस्से, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग उल्टे होंगे भाई साहब, ये अंटार्कटिका में जाओगा वो जो उल्टा ही चलेगा, वो ऐसा होगा। जो यहाँ पे रहेगा भाई साहब वो सीधा चलेगा, जो यहाँ पे रहेगा भाई साहब वो भी भाई साहब ऐसे तिरछा ही चलेगा ऐसे। टेल मी व्हाट इज द केस? नहीं, दैट इज नॉट द आंसर। व्हाट इज द आंसर? अर्थ कोर की तरफ खुलता है, ओके नहीं, पुल का तो समझ में आ गया। यहां पे जो इंसान है उस पे भी ग्रेविटी लग रही है, यहां पे जो इंसान है उस पे भी ग्रेविटी लग रही है, यहां पे जो इंसान है उस पे भी ग्रेविटी लग रही है, यहां पे जो इंसान है उस पे भी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। सो पुल तो सब हो रहे हैं, पुल में कोई डिफरेंस नहीं है, इस पे जितना पुल इसमें सब लग रहा है। बाकी आपका उल्टा होना या तिरछा होना, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको तो ऐसे होना चाहिए ना भाई साहब, अगर आप यहां पे हैं तो यहां पे आ रहा है तो ऐसे होना चाहिए, तो आप तो ऐसे नहीं है। लेकिन तो इसका आंसर ये है कि आप हर चीज को इमेजिन कर रहे हैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। समझ लो आप बोल रहे हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं तो बिल्डिंग भी भाई साहब ऊपर की तरफ और मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। ये आप अपने आप को कैसे देख रहे हो रिलेटिव टू द बिल्डिंग। ये कोई पेड़ है, अच्छा मैं भी ऐसे खड़ा हूं, ये पेड़ का टॉप है, ये मेरी मुंडी है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा एक पेड़ के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, हर चीज। ये दीवार है भाई साहब, ये मैं ऐसे खड़ा हूं, यहाँ पे दीवार है, दीवार अपराइट है, मैं भी अपराइट हूं, ऐसे देख रहा हूं मैं, ठीक है। जब आपको कंपैरिजन के लिए कुछ ना मिले तो आपका अर्थ जो ऐसा गोलाकार है, इसके सामने कोई पेड़ या कुछ नहीं है, इसका ऊपर या नीचे या साइड कुछ नहीं है, इसको समझिए, ठीक है। देयर इज नथिंग रिलेटिव टू अर्थ, वो एक ओपन स्पेस में है, तो इसका ऊपर नीचे कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो कि जैसे मैं देखो अभी मैं फ्लोर के ऊपर हूं, या मैं बोलूंगा इस बिल्डिंग के ऊपर टेरेस के ऊपर गया मैं, तो ये ऊपर नीचे है, देयर इज अ रिलेटिव थिंग, समझ में आ रहा है। मैं किसी पेड़ के नीचे खड़ा हूं, या समझ लो पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं ऊपर गया, तो मैं या तो ऊपर हूं या तो नीचे हूं या तो ऊपर हूं। किसी बिल्डिंग में भाई साहब नीचे हूं या तो ऊपर हूं, रिलेटिव चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इस साइज के साथ। लेकिन अर्थ जो है, थोड़ा सा इमेजिनेशन दौड़ाइए, ये अर्थ जो है इसका कुछ ऊपर नीचे नहीं है, देयर इज नथिंग, क्योंकि इसका कोई रिलेटिव चीज ही नहीं है, समझ में आ रहा है। जो यहां पे खड़ा है वो भी ऐसा ही होगा, यहां पे ऐसा तिरछा नहीं है वो, क्योंकि ऊपर नीचे पहली बात एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। देयर इज नथिंग ऑन टॉप और देयर इज नथिंग एट बॉटम। आप कोई बिल्डिंग अगर बोलते हो तो आप बोलोगे कि भाई साहब इस बिल्डिंग का एक टॉप है और ये बॉटम है, या क्योंकि आप किसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हो? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड के कंपैरिजन में ये टॉप हुआ और ये बॉटम हुआ, कंपैरिजन है, ठीक है। आपने कोई पेड़ लिया भाई साहब, तो पेड़ को बोलोगे ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ है उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके आजू बाजू जो है सन है, मून है या दूसरे प्लैनेट से, उनके साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, ठीक है। ना ही उसका कोई टॉप है और ना ही उसका कोई बॉटम है, क्योंकि इसके साथ कंपैरेटिवली कोई चीज बन ही नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए आप इसको ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते कि यहाँ पे जो होंगे वो तिरछे या उल्टे हैं, ठीक है। क्या ये तो भाई साहब दूसरा हो गया। नाउ ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ अर्थ एग्जर्ट नहीं करता है, कोई भी दो बॉडीज में ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विच विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज, वो चाहे भाई साहब फर्नीचर हो, दीवार हो, इंसान और व्हीकल हो, सब में ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब ए और बी दो बॉडीज है लेट्स से, और ये ए और बॉडी, सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कोई भी दो बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है भाई साहब कि ये चिपका देगा दोनों को, ठीक है।
ओके, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ दिस इज अब्सर्ड. अब्सर्ड मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, समझ लो ये कार है और ये इंसान है, क्या इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? तो आंसर इज यस, रहेगा. ठीक है, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार. हाउएवर, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बहुत 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 कम होगा. हम देखेंगे कि ये कम क्यों होगा. ठीक है, इट विल बी टू लेस टू क्रिएट एन इंपैक्ट. ठीक है, इस आदमी की वजह से ये कार मूव करने लगे इसकी तरफ विदाउट इंजन, या इस कार रुकी हुई कार की तरफ ये आदमी मूव करने लगे विदाउट वॉकिंग. ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी कम है, काफी कम, बहुत कम है, लेकिन एग्जिस्ट करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज. तो इफ अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड अ कार इज पासिंग बाय, ठीक है, मैन शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार, ये होना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो बहुत धीमा है. फोर्स है वो बहुत धीमा है. ठीक है, अभी मैंने जैसे इसको टच किया वैसे, तो मैंने एक फोर्स लगाया इस पे, लेकिन इस पे कोई असर हुआ क्या? नहीं. अभी धार से एक मारूं तो असर हो जाएगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत जोर से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है ना, समझ में आ रहा है? तो फोर्स का इंपैक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर. अगर भाई साहब कोई आप जा रहे हैं, मतलब सामने से कोई भाई साहब चलता हुआ आ रहा है और उसके साथ टक्कर हो जाए, चलो यार ठीक है, अरे देख के चलना भाई, हो गया. लेकिन अगर कोई साइकिल से स्पीड में आ रहा है या कोई बाइक से स्पीड में आ रहा है और उसकी आपकी टक्कर हो गई, तो भाई साहब बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ना, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिफरेंट और मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत 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 वीक है. ठीक है, जिसके लिए आपको असर नहीं दिख रहा है कि ये आदमी इसकी तरफ खींचा जाए या ये इसकी तरफ खींच जाए, लेकिन बड़े बड़े बॉडीज में आपको ये दिखेगा. ठीक है, बड़े बड़े बॉडीज में जैसे अर्थ और मून के बीच में आपका एक फोर्स है जो आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो मून घूम रहा है भाई साहब, ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि अर्थ ने इसको ठसा के रखा है इस फोर्स से. जैसे देखो, अगर मैं समझो किसी चीज को घुमाना चाहता हूं, तो ये समझ लो एक स्ट्रिंग हो गया और ये एक स्टोन हो गया. ठीक है, मैंने इसको हाथ में बांधा और ये घुमा रहा हूं मैं इसको. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी उंगलियों से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जिसकी वजह से ये घूम रहा है. जैसे ही मैंने उंगलियों को ऐसे लुस्त पुस्त कर दिया तो ये भी भाई साहब गिर जाएगा, है ना. दिस इज नॉट गोइंग टू रोटेट एनी मोर. सो द मोमेंट आई विथड्रॉ द फोर्स, the circular motion also stops. This will also stop and this will fall down. क्या ये समझ में आ रहा है? तो आप सोचिए, अगर मून है और वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, तो अर्थ ने क्या रस्सी बांध के रखी है भाई साहब घूम? ठीक है, नहीं. ठीक है, ऐसा तो कोई रस्सी बांध के उसको घुमा नहीं रहा है. तो इसके और इसके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स की वजह से ये मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लेंगे. तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया, जैसे देखो अर्थ और मून के बीच में देयर इज एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इसी तरह से अर्थ और सन के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज द सन, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन. ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. सो प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो अभी क्या प्लैनेट्स का भी अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के बीच? यस, होगा. ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि वो ऑर्बिट के बाहर चले जाए. ठीक है, तो अट्रैक्शन होगा, बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग. लेट्स सी व्हाई. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो पहले हम समझते हैं कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो हमको आ रहा है वो ये है कि भाई साहब ये दीवार और ये दीवार में अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, सो व्हाई इज इट दैट दे आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर. अगर भाई साहब आप कहीं पे खड़े हैं और कोई कार जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके, तो पहले अपन देखो, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने को नहीं मिल रहे कि भाई साहब एक गाड़ी खड़ी है और मैं यहां खड़ा हूं, क्या इस गाड़ी और मेरे अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो क्यों मैं इसकी तरफ खिंचा नहीं जा रहा हूं, ये गाड़ी मेरी तरफ क्यों नहीं खींची आ रही है? ठीक है, तो इन सब चीजों के आंसर आपको इस लॉ से मिल जाएगा. ठीक है, व्हाट इज दिस लॉ? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस लॉ. ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, समझिए, अर्थ में नहीं, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में भाई साहब जो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भाई साहब अट्रैक्ट कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, इट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. ठीक है, सो इट्स अ यूनिवर्सल लॉ. इसीलिए कहीं कहीं पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So at many places it is known as universal law of gravitation.
क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके चलिए, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी समझो इस चीज को, यहां पे एक बॉडी है, इसका मास है कितना m1। एक चीज और कितना वेट है तुम्हारा? तो ही इज सेइंग दैट इज वेट इज 59 kg है ना, 59 kg। आई एम सेइंग दैट इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि ये जो बोल रहा है ये इसका मास है। अगर मैंने इसको उठाकर मून में पटक दिया तो भी उसका मास 59 kg रहेगा। इसके बॉडी में बोन्स, फ्लैश, ब्लड, जितना सब कुछ है उसका मास है 59 kg। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड इट्स मास। वेट क्या होता है कि भाई साहब अगर हमने इसको यहां पे उठाकर फेंक दिया, यहां पे हमने इसको उठाया और फेंक दिया, तो ये जिस फोर्स से नीचे गिरेगा उसको अपन बोलते हैं वेट। वेट इज बेसिकली द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। तो वेदांत को अगर हमने फेंका यहां से, कुछ होगा नहीं ना, ये इतना गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ सकता है ना। 59 हो गया इसका वेट केजी, और लेट्स से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी? 590 न्यूटन। फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ इज नोन एज इट्स वेट। तो इनका वेट है 590 न्यूटन, इनका मास है 59 kg। ये जो वेट है ये इसका अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग होगा। ये जो मास है इसका सेम रहेगा, चाहे इसको जुपिटर पे लेकर जाओ, चाहे इसको मून पे लेकर जाओ, चाहे भाई साहब इसको कहीं पे भी, इसका अगर मास निकालने जाओगे तो सेम मिलेगा। लेकिन अगर आपने जुपिटर में इसका वेट लिया, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग है, इसलिए आपको वैल्यू मिलेगा। अगर आपने भाई साहब मून में इसका वेट लिया तो आपको अलग वेट मिलेगा। सो अ मैन और अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट विल वेट डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस, बट द मास विल बी सेम। और फिजिक्स में हम मास और वेट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। When we are talking about mass, we are referring to the quantity of matter which is contained in a body, and when we are talking about weight, we are referring to the force with which the body is attracted towards earth। ठीक है, किस फोर्स से वो नीचे गिरेगा, किस फोर्स से बॉडी उसको अट्रैक्ट करेगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज बेसिकली द वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, देखो जब आप तराजू में किसी चीज को डालते हो तो आप बोलते हो ना आप वेट ले रहे हो, मतलब क्या है? देखो तराजू में आप कर रहे हो, ये तराजू है भाई साहब, इसमें आपने किसी चीज को डाला तो यहां पे भाई साहब कांटा आपको दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? ये कितने फोर्स से भाई साहब अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट इज व्हाट इज गेटिंग मेजर्ड एज अ वेट। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो समझ लो कोई बॉडी है जिसका मास है m1। अभी मैं यहां पे मास की बात कर रहा हूं, वेट की नहीं। मास है m1 और इसका है मास m2। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये जो फोर्स होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये हो गया भाई साहब न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला रूल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एग्जिस्ट और द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of the masses of the two bodies। ठीक है, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी हम दूसरा रूल देखेंगे। तो आपका समझ लो भाई साहब, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं A is directly proportional to B, इसका मतलब अगर मैं A को बढ़ाऊंगा तो B भी बढ़ेगा। अगर मैंने A का 2A कर दिया तो B भी आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैंने A का हाफ कर दिया तो B भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितने प्रोपोर्शन से आप इसको बढ़ाएंगे उतने ही प्रोपोर्शन से ये भी बढ़ेगा। एक क्वांटिटी को जितने प्रोपोर्शन से आप बढ़ा रहे हैं, दूसरा क्वांटिटी भी अगर उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, सो दीज टू क्वांटिटीज आर बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैंने इसको एक प्रोपोर्शन से बढ़ाया, ट्वाइस कर दिया तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस कर दिया तो ये भी थ्राइस हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया, इसका हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा, 1/3 किया तो इसका भी 1/3 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ओके। सो यहां पे आप इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर फिजिकल क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, और अगर वही सेम चीज डिक्रीज हो रही है सो द अदर फिजिकल क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ओके। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है,
अभी देखो यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में लेट से आपका है r डिस्टेंस, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों मासेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप समझिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब जितना ज्यादा इनका मास होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स दिखेगा, ठीक है। और भाई साहब जितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट वी हैव। ये ऑब्जर्वेशन है न्यूटन का, ठीक है। उन्होंने देखा जैसे जैसे मासेस को बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे वैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये आपका भाई साहब न्यूटन का लॉ है, ठीक है। सो अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है भाई साहब, मतलब समझ लो a और ये b है, इसको जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर a b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो b भी a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप a को बढ़ाएंगे तो b भाई साहब घटेगा, ठीक है, या अगर b को बढ़ाएंगे तो a भाई साहब आपका घटेगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या, a को बढ़ाएंगे तो b भी बढ़ेगा, ठीक है, या b को बढ़ाएंगे तो a भी बढ़ेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज न्यूटन सेइंग, न्यूटन इज सेइंग दैट फोर्स is directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional to the square of the distance between them। इस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको अपन बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये आप अलग अलग जगहों पे देखोगे अलग अलग तरीके से अप्लाई हुआ है, लेकिन इसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। Okay, are we understanding this people? Every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses। अभी देखो जैसे अगर हम बोलते हैं कि A और B में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू के बी, वेयर K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और यही कांस्टेंट यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो पहला वाला क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और दूसरा वाला क्या है भाई साहब, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, F अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। इसी g को अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11, ठीक है, -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वैल्यू g का, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। This is basically an experimentally determined value, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई साहब, जस्ट वन मोमेंट। क्या क्या okay, so every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। अभी देखो समझो यहाँ पे कंसीडर टू बॉडीज है ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। इनके बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो F will be equal to, let F be the force acting between the two bodies। कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। F is the force that is acting between the two bodies। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो F is directly proportional to m1 m2, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब,
F is directly proportional to, तो mass of the earth is huge, so person gets attracted towards the earth, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स होगा, ओके। इन कंपैरिजन टू अर्थ द मास ऑफ अ कार इज नेग्लिजिबल, सो देखो अभी समझो एक भाई साहब अर्थ है और ये मास है, ठीक है, तो एक छोटा सा मास है, कोई इंसान है, कोई गाड़ी है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसमें से एक अर्थ का मास होगा और एक से लेट्स से एक भाई साहब m2 जो गाड़ी का मास हो गया, ठीक है। जब फोर्स की बात करते हैं अपन तो ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे किसी चीज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स की वजह से वो मूव करेगा, जितना ज्यादा उसका मास होगा, तो अगर गाड़ी को अर्थ खींच रहा है एक फोर्स से, तो क्योंकि गाड़ी जो है बहुत कम मास का है इसलिए उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन गाड़ी का भी एक फोर्स अर्थ पे लग रहा है, लेकिन अर्थ का इतना ज्यादा मास है कि उसको हिला नहीं सकता। जैसे जैसे देखो अगर मैं इसको पुश करने जाऊं तो पूरा दिन भी मेहनत करूंगा तो पुश होगा क्या? ये नहीं। क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? यस, लेकिन इसका भाई साहब मास इतना ज्यादा है कि मेरे मतलब पुश करने से कुछ नहीं होगा, मुझे बुलडोजर बुलाना पड़ेगा या कोई बॉम्ब लगाना पड़ेगा तब जाके ये उड़ेगा, है ना, क्लियर है, तभी जाकर ये टूट सकता है, वरना नहीं टूटेगा, ठीक है। ये सीमेंट प्लास्टर जिससे भी बना हो भाई साहब ये नहीं टूटने वाला, क्योंकि मेरा जो मास है या मैं जो फोर्स क्रिएट कर रहा हूं वो बहुत कम है इतने बड़े मास को मूव करने के लिए। तो इसी तरह से समझो ये अर्थ है, अर्थ पे टिन्नू सा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रक हो गया, कोई कार हो गया, कोई इंसान हो गया, ये सब अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटे मासेस वाले हैं। तो अर्थ का भाई साहब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जिसके वजह से ये अर्थ पे चिपके हुए हैं, लेकिन इनके वजह से भी इस पे एक फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स जो है इसका मास इतना ज्यादा है कि उस फोर्स से वो मास मूव नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू मूव। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो मेरा जो मास है, जो मेरा फोर्स है वो भी फोर्स है, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा है कि कोई असर नहीं हो रहा है इस पे, इसका मास इतना ज्यादा है कि इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। सो इन कंपैरिजन टू द अर्थ द मास ऑफ द कार इज नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल है, सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो भाई साहब आपका बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पे होगा, जिसकी वजह से अर्थ का मूवमेंट हार्डली कुछ होने वाला है। देखो आप क्या बोल रहे हो कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सिर्फ कार ही एक्सपीरियंस कर पा रहा है, लेकिन अर्थ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। अर्थ इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है क्योंकि अर्थ का जो फोर्स लग रहा है, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि फोर्स का असर बहुत कम हो जाएगा, जितना ज्यादा मास हो जाएगा उतना फोर्स का असर कम हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। तो हेंस वी डू नॉट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जैसे भाई साहब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, क्या बिल्डिंग और मेरे में एक फोर्स है, लेकिन मेरे वजह से इस बिल्डिंग को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जस्ट वन मोमेंट हियर, ओके। सो भाई साहब आपका यहां पे देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन देम, ठीक है। देखो इस बिल्डिंग का इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा और इसका भी इस बिल्डिंग के ऊपर अट्रैक्शन होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से खींचे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा एंड वी विल सी व्हाई, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ए और बी हो गया भाई साहब यहाँ पे, इफ डिस्टेंस इज लेस फोर्स इज मोर, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स होता जाएगा, ठीक है। जैसे अर्थ और मून में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल का वो काफी ज्यादा है rather देन अर्थ एंड नेपच्यून, क्योंकि डिस्टेंस काफी बढ़ गया है। अर्थ और नेपच्यून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन अर्थ एंड मून, बिकॉज दे आर क्लोजर टुगेदर। जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। ये वाला लिख लीजिए भाई साहब, force is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them, right? let लिखा डन डन, लिख के हो गया सबका, ओके। चलिए भाई साहब, ओके तो अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, इफ यू हैपन टू इंक्रीज द डिस्टेंस द फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं
कि यहां पे दो मासेस हैं m1 और m2 और मैंने दोनों का भी मास दुगना कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। तो अभी आपने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पे 2m1 कर दिया और यहाँ पे 2m2 कर दिया, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स का ये 4 गुना हो जाएगा। अगर मैंने एक को 2 गुना बढ़ाया और दूसरे को 3 गुना बढ़ाया तो आपका फोर्स कितना गुना बढ़ेगा? 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैंने डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाया तो फोर्स आपका कम होगा। कितना कम होगा? तो फोर्स यहां पे देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर मैंने आर को भाई साहब 2 टाइम्स बढ़ाया तो आर का 2r कर दिया, तो फोर्स आपका कितना डिक्रीज होगा? फोर्स आपका यहां पे आर स्क्वायर मतलब f/4 हो जाएगा। पहले अगर फोर्स f रहा होगा तो अभी फोर्स कितना हो जाएगा? f/4। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, अगर डिस्टेंस को r को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स कितना कम हो जाएगा? 3 स्क्वायर, दैट इज फोर्स विल डिक्रीज बाय 9 टाइम्स, f/9 हो जाएगा। मतलब अगर f रहा होगा पहले तो अभी क्या हो जाएगा? f/9। अगर डिस्टेंस को आपने 4 टाइम्स बढ़ाया तो आपका फोर्स कितना कम हो जाएगा? 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, देखो यहां पे आपका क्या है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है। ठीक है, और अपन ने क्या देखा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे मैंने m का कर दिया 2m1 और m2 का कर दिया भाई साहब 2m2, तो मेरा फोर्स कितना बन जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4 टाइम्स f हो जाएगा। ठीक है, माई f विल नाउ बिकम 4 टाइम्स इफ यू हैपन टू इंक्रीज देयर मासेस ट्वाइस। अगर एक को मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया और दूसरे को भाई साहब 5 टाइम्स बढ़ाया तो मेरा फोर्स कितना बढ़ जाएगा? 10 टाइम्स बढ़ जाएगा भाई साहब, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो वट एवर माई f वॉज हेयर नाउ इट विल बिकम 4f और 10f अकॉर्डिंगली। अगर एक को मैंने आधा कर दिया, लेट्स से m1/2 कर दिया और दूसरे को भाई साहब m2/3 कर दिया तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स बाई 6 हो जाएगा। मतलब मेरा फोर्स भी कम हो जाएगा क्योंकि मैंने एक को आधा कर दिया है और एक को 1/3 कर दिया है, तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसा ही चीज यहां पे भी लगेगा। यहां पे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मैंने r को 2 टाइम्स बढ़ाया, r को मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया, तो यहां पे बढ़ने से, ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, बढ़ने से फोर्स कम होगा। ठीक है, r अगर बढ़ेगा तो फोर्स आपका कम होगा, लेकिन किसने में? स्क्वायर से। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स मेरा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर ये f है तो ये हो जाएगा मेरा f/4। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैंने r को 3 टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, तो मेरा यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब? f/9 हो जाएगा। अगर मैंने r को 4 टाइम्स बढ़ाया तो यहां पे क्या हो जाएगा? f/16। अगर मैंने r को कम किया तो समझ लो, अगर मैंने यहां पे 1/2 कर दिया, जो डिस्टेंस था उसका आधा कर दिया मैंने डिस्टेंस, तो अभी क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर और ये 4 ऊपर जाएगा, मतलब अभी मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 1/2 नीचे जाएगा ना, 1/1/2 का स्क्वायर मतलब 1/1/4, तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा? 4f हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो अगर आप जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस, ये अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होता है, अगर कम करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, ओके। एनी डाउट्स पीपल? एनी डाउट्स? एनीवन? अभी समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इस तरह से हम कोरिलेट करते हैं फोर्सेस को। ओके, so if distance is more, force of attraction is less. If distance is less, force of attraction is more. Are we clear to this one? Okay. तो F is equal to m1 m2। तो अभी जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं बच्चा बाड़ी, तो ये हमारा 2 इक्वेशन है। इन 2 इक्वेशन को कंबाइन करके अपन क्या लिखेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो वहां पे क्या लगा देंगे? g। ये हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं बच्चा बाड़ी, वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट विल बी g, वेयर g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाएगा ग्रेविटेशन का। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो यहाँ पे g m1 m2 ये हो गया। जैसे अभी देखो g को हम कैसे डिफाइन करें? ठीक है, देखो समझ लो, ये m1 को मैंने रखा 1,
ये m2 को रखा 1 और ये r को रखा 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1। तो अब g को कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज which have a mass of 1 kg each and separated by a distance of 1 meter। समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है? फॉर्मूला हमारा ये निकलता है, देखो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। इस G को अपन क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे ये हो गया आपका न्यूटन, ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। kg⁻² को अपन kg⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अभी यहां पे देखो आपका ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू दिस। आपका यहां पे इसका यूनिट आ गया कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होगा G का वैल्यू। और ये हो गया भाई साहब, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज बेसिकली इट्स यूनिट। ये हो जाएगा भाई साहब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड और यूनिट, और ये हर एक बॉडी पे एप्लीकेबल है। अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे भाई साहब कि लेट से हमने लेट m1 की वैल्यू ली हमने कितनी 1 kg, और m2 की वैल्यू ली आपने 1 kg, और r की वैल्यू ली आपने 1 मीटर, ठीक है। अगर आपने m1 की वैल्यू ली 1 kg, मतलब दो मासेस हैं 1 kg के, और दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस रखा है? 1 मीटर का। तो क्या हो जाएगा बोलो? F इज इक्वल टू G 1 1 और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा भाई साहब? ऑब्वियसली F इज इक्वल टू G हो जाएगा। अब डिफाइन कर लो इसको। तो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज द फोर्स, it is the force acting, it is the force acting between two bodies, ठीक है। it is the force acting between two bodies, देखो यहां पे force acting between two bodies of masses 1 kg each, of masses 1 kg each, ठीक है, of masses 1 kg each, separated by a distance of 1 meter between their centers, ठीक है। तो it is the force acting between two bodies of masses 1 kg each separated by a distance of 1 meter between their centers। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगी? G विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन is the force of attraction between two unit masses placed at unit distance apart from each other। तो unit masses के बीच में placed at unit distance from each other। Are we clear on this one people? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा? अभी बढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो अगर आपको यूनिट नहीं आ रहा है ना तो आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे क्या है? फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो G क्या हो जाएगा बोलो? G क्या हो जाएगा? F इंटू आर का स्क्वायर, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे, अगर आप यूनिट भूल जाते हो तो यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो G भाई साहब ये हो जाएगा। फोर्स का यूनिट बताओ क्या होता है? न्यूटन। चलिए भाई साहब न्यूटन,
डिस्टेंस आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, है ना। और यहां पे मास किस में मेजर करते हैं आप, केजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका केजी और ये हो गया आपका केजी, तो ये हो गया आपका जी का यूनिट, तो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब इसका यूनिट, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज बेसिकली यूनिट। एक नोटबुक में भाई साहब पूरा सिमट सकता है, नहीं इतना बड़ा झोगा वाला बैग लाएंगे। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप भूल रहे हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, अगर आप भूल रहे हैं तो, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमको मालूम है एफ क्या होता है भाई साहब, जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ भाई साहब क्या है, न्यूटन, चलिए भाई साहब न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ जी कितना हो जाएगा बोलो, एफ की वैल्यू, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो ये हो गया आपका क्या, न्यूटन, ठीक है। आर भाई साहब इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो ये हो गया आपका भाई साहब केजी का स्क्वायर, तो एसआई यूनिट ऑफ जी हो गया। अभी सीजीएस क्या होता है भाई साहब, देखो एसआई और सीजीएस में क्या डिफरेंस है, हम लेंथ को भाई साहब एसआई में किस में मेजर करते हैं, मीटर में, आप भाई साहब मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, ये आपका हो गया एसआई, ठीक है। सीजीएस एज द नेम सजेस्ट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो लेंथ को आप इसमें किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे भाई साहब, ग्राम्स में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे भाई साहब, सेकंड्स में, ठीक है। तो सीजीएस में आपका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन विल बिकम डाइन, डाइन चुड़ैल, है ना, ठीक है, तो दिस विल बिकम डाइन, और यहां पे मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी की जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्राम का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो यूनिट देखो, फोर्स का जो यूनिट होता है, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन इन एसआई, एसआई यूनिट में, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो है भाई साहब डाइन्स इन सीजीएस, सीजीएस में भाई साहब इसका डाइन होता है, बाकी सब तो आपका मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और भाई साहब केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ जी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ जी इन सीजीएस भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, डाइन सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम का स्क्वायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, डू वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग हियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम जो ग्रेविटी से अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली एक्सप्लेन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिर्फ हमारा जुड़ा हुआ ही नहीं, बिल्डिंग्स, ठीक है, आपके जो पेड़ पौधे, सारी चीजें जो आपके अर्थ से जुड़ी हुई है, ये क्यों जुड़ी हुई है, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। आपका जो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रहा है ये भी आपका ग्रेविटेशन की वजह से, वाटरफॉल जो नीचे आ रही है वो भी आपका ग्रेविटेशन की वजह से। अगर आपका भाई साहब कोई पहाड़ों से कोई नदी है और वो समुद्र तक जा रही है, वो भी भाई साहब ग्रेविटेशन की वजह से जा रही है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली ग्रेविटेशन। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, एनी क्वेश्चंस और डाउट्स दैट यू हैव। तो आप देखो, जब आप नीचे आ रहे हो तो भाई साहब आपका वेट आपको खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है। जैसे ही आप पैराशूट को खोल देते हो तो कोई समझ लो ऐसे नीचे आ रहा, धड़ाम से गिरा तो मर जाएगा भाई साहब, लेकिन अगर पैराशूट से आ रहा है वो, तो धीरे से लैंडिंग होती है। क्यों, व्हाई डज दिस हैपन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर का एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही आपने क्या किया, पैराशूट का खोला, जैसे पैराशूट को खोल दिया तो आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, और जैसे ही आपका सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस हो रहा है। क्या यहां पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो आंसर इज यस, दिस बॉडी इज बीइंग पुल्ड बाय द सेम फोर्स एज इट वाज अर्लियर, द ओनली डिफरेंस इज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया द एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इसीलिए बॉडी का स्लो डाउन हो गया। देखो, जैसे आपने अगर कोई पेपर लिया, ठीक है, उस पेपर का भाई साहब ऐसे गोल बॉल बना दिया, अभी उसको फेंकोगे टप से नीचे गिरेगा। अगर पेपर को खोलकर आप फेंकते थे, ठीक है, तो आराम से भाई साहब फ्लोट होते हुए नीचे आ।
किसी पेपर को आप ऐसे ही खोल कर किसी को मार के फेंक सकते हो? नहीं, लेकिन उसको बॉल बनाकर भाई साहब किसी को मार सकते हो, राइट? क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आप इस मास को एनक्लोज कर रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है? समझ लो ये भाई साहब कोई पेपर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये कोई पेपर है, बुक नहीं है, तो इस पेपर को अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा तो ये ऐसे नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका मास, ये वेट तो खींचेगा लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से इस पे क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये आराम से भाई साहब डोलते डोलते नीचे जाएगा। लेकिन इसी पेपर को मैंने अगर चुरमुरा बना दिया, ऐसे बॉल बना दिया, तो टप से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है? दोनों भी केसेस में जो अर्थ का फोर्स इस पे लग रहा है वो सेम है, दोनों भी केसेस में जो अर्थ का फोर्स है, क्योंकि अर्थ का फोर्स डिपेंड करता है मास पे, और मास दोनों का सेम है भाई साहब, चाहे आप ऐसे रखो चाहे इसका चुरमुरा बना के रखो, मास तो सेम है, इज द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वेट भी इसका सेम है। लेकिन एक पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और एक पे एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है क्योंकि उसके सरफेस एरिया को आपने कम कर दिया है। आर वी अंडरस्टैंडिंग एंड एबल टू फॉलो दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे किसी ग्लाइडर को देखोगे भाई साहब वो सीधा अर्थ की तरफ खींच रहा है, दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विथ विच इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर है भाई साहब? ओके। और क्या है भाई साहब, जैसे आपका देखो ये आप हाई जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप जो होते हैं, दौड़कर आप भाई साहब उछल रहे हैं, तो जैसे ही आप उछल रहे हैं भाई साहब आप आगे जाके गिर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं उड़ जा रहे भाई साहब, ये कोई उछला और भाई साहब उड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ही विल हैव टू क्रैश लैंड, he will have to crash land because earth will basically pull it, ठीक है, earth is going to pull that person, it's gravity that makes long jump so difficult, इसलिए लॉन्ग जंप आपका डिफिकल्ट हो जाता है। लॉन्ग जंप क्या है? दौड़कर आप आ रहे हैं और आप एक बैरियर को क्रॉस करके लॉन्ग जंप कर रहे हैं, लेकिन इस लॉन्ग जंप के अगेंस्ट में क्या है आपका? ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको ऊपर नहीं जाने देगा, ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगा। तो आपका जो भी स्पोर्ट्समैन होगा उसको लगातार प्रैक्टिस ये करना है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ज्यादा से ज्यादा उछल पाए, तो अपने मसल्स को वैसे उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो आपके अर्थ के आजू बाजू ये जो मून का घूमना है, यहाँ पे कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है जो उसको घुमा रहा है ऐसे, जैसे हमको अगर कोई पत्थर घुमाना है तो उसको रस्सी पे बांध के हम घुमाते हैं, ऐसा कोई रस्सी अर्थ से नहीं बंधा हुआ है, लेकिन अर्थ और मून के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ विच इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से भाई साहब वो मून के अर्थ के आजू बाजू भाई साहब रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, भाई अभी देखेंगे हम अर्थ का सन सबसे ज्यादा ग्रेविटी करता है, ठीक है, तो सन का भाई साहब कांस्टेंट ग्रेविटी है, तो ये भाई साहब अर्थ जो घूम रहा है सन के आजू बाजू, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन होता है तो आपको एक फोर्स बाइंड कर रहा है, और यहां पे ये फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ओके। तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपका अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बेसिकली एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका एक प्लैनेट हुआ करता था जिसको अपन प्लैनेट में गिनती नहीं करते हैं, उसका नाम है प्लूटो, ठीक है। अभी आपने देखा कि भाई साहब कैसा होता है कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फोर्स क्या कम होता जाता है, ठीक है। प्लूटो का डिस्टेंस सन से इतना दूर हो गया कि वो अपने ऑर्बिट में नहीं रह पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट में रहने के लिए एक फोर्स चाहिए। अभी r² अगर आप देखोगे इतना दूर हो गया है वो कि वो फोर्स अभी नहीं लग पा रहा है, इसीलिए हम उसको प्लैनेट्स में गिनती नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे करिकुलम में जब हम स्टडी करते थे तो वी यूज्ड टू स्टडी 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो, हम प्लूटो को भी एक प्लैनेट मानते थे। आज की तारीख में प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जा रहा है क्योंकि वो अपने ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके डिस्टेंस बढ़ने के चलते उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? द प्लैनेट्स रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीजें भाई साहब, प्लैनेट्स ऐसे घूम तो रही हैं और ऐसे स्पिन करते हुए भी जा रही हैं, दे आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग एट द सेम टाइम। Revolving is going around the sun and rotating is basically rotating around their own axis, ठीक है। So both are happening, okay. The tides of the sea are due to the moon and the sun. तो आपका जो ये हाई टाइड और लो टाइड जो हम देख पाते हैं कोस्टल एरियाज में,
ठीक है, ये रोज होता है, ये रोज होता है। मतलब आपका हाई टाइड होगा एक टाइम पे और एक टाइम पे लो टाइड होगा। जब हाई टाइड होगा तो आप ये मान सकते हैं कि मून बहुत क्लोज है। हो सकता है देखो मून आपको मतलब सुबह के टाइम पे नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मून जब बहुत क्लोज होगा अर्थ के तो वो और एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये पानी भाई साहब, जो पानी है, इतना ज्यादा पानी, समुद्र में कितना पानी है आप सोचिए, 70% ऑफ अर्थ इज बेसिकली वाटर। तो ये पानी का लेवल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ये खिंचाव एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये पानी का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से हाई टाइड हो रही है। मतलब जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहां पे पानी थोड़ा सा अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर पानी जैसे वो मून दूर जाएगा तो वो लो टाइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मून वैसा घूम रहा है। अभी देखो यहाँ पे समझ लो मून इधर आया तो यहाँ पे जो सी है उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, उसका लेवल बढ़ेगा, और यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है वहां पे हाई टाइड एक्सपीरियंस होगी। तो अभी जैसे मून इधर आ गया, अभी जैसे मून इधर आ गया तो यहाँ के फिर से क्या हो जाएगा, फिर से लो टाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर से वो भाई साहब समुद्र का पानी सिमट जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज एक्सपीरियंस द हाई टाइड इन द लो टाइड which happens in the seas and the oceans happens due to the gravitational pull that exists between the sun between the earth and the moon। ठीक है, यहां पे मैं सुनामी की बात नहीं कर रहा हूं या ओशनिक करंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी आपका लेवल बढ़ता है लेकिन इनके वजह से बढ़ता है, जैसे सुनामी वगैरह में भाई साहब जो वेव्स होते हैं या आपका कोस्टल एरिया में जो डिजास्टर होता है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। ठीक है, या आपका भाई साहब समझ लीजिए ओशन करेंट्स कोई हो गया बहुत बड़ा, ठीक है, कोई समुद्री तूफान हो गया, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसके वजह से जो पानी आ रहा है दैट इज नॉट को रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड द मून, दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यहां पे हम जनरल रोज का हाई टाइड और लो टाइड है उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स आउट हियर। ओके, सो यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड, द टाइड्स आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। ये जो आपका टाइड्स कॉज होते हैं, ये जो वेव्स कॉज होते हैं, समुद्र में जो वेव्स आपको दिखते हैं, अगर आप समुद्र में कभी गए होंगे, बीच में कभी गए होंगे, तो भाई साहब बहुत जोर से धक्का आता है, वो आपको गिरा देगा। ठीक है, इतने जोर से भाई साहब कौन धक्का मार रहा है और ये वेव्स क्यों ही धक्का मार रहे हैं आपको, क्यों? ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई साहब अच्छा खासा पानी है, रिवर्स में तो आपको ऐसा नहीं दिखता है। अगर आप किसी रिवर में जाएंगे या स्ट्रीम में जाएंगे या लेक में जाएंगे, या समझ लीजिए आपका कोई पॉन्ड हो गया, कोई जलाशय है छोटा सा, उसमें तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे समुद्र में जाते हैं तो आपका ऐसा जोर से क्यों झटका आता है? इसलिए आता है क्योंकि भाई साहब समुद्र में ये वेव्स जो है ये क्रिएट होते हैं आपके अर्थ के और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर आप नाव लेकर भी जाते हैं तो भी आपका नाव टोई टोई करता रहेगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे आपका जो शिप है वो भाई साहब ऐसे ऐसे होता रहेगा, टुडुंग टुडुंग होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेव, द हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स दैट आर कॉज्ड। ठीक है, सो द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन। तो यहाँ पे मून और सन के बीच में क्या है भाई साहब? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो हाई टाइड और लो टाइड आप एक्सपीरियंस करते हैं तो ये किसके वजह से होता है? दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मून एंड द सन। ठीक है, ओके ओके ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मुझे अगर किसी चाबी को घुमाना है, ठीक है, तो अगर समझ लो कोई चाबी को आपने देखा रहेगा, बहुत लोग ऐसे चाबी को ऐसे घुमाते रहते हैं। ठीक है, जब तक मैं अपनी उंगलियों से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तब तक ये चाबी घूम रहा है। द मोमेंट आई स्टॉप दिस रोटेशन और रेवोल्यूशन आल्सो स्टॉप्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अर्थ है जो सन के आजू बाजू घूम रहा है, या जो मून है जो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, दिस इज ऑल्सो बीइंग रोटेटेड किसी फोर्स से। और ये फोर्स क्या है भाई साहब? ये फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? दिस विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? अभी समझो जैसे भाई साहब ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। वी नो दैट अ मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये भाई साहब धनाधन घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, मून इज रिवॉल्विंग, दिस इज बिकॉज द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स किसकी तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द मून वुड गो टेंजेंशियली। देखो यहां पे मैं एक धागे पे एक पत्थर बांध के घुमा रहा हूं, ठीक है, जब तक मैं आपका ये फोर्स अप्लाई करूंगा तब तक ये घूमेगा।
अगर मैंने ठुक कर दिया तो ये भी गिर जाएगा। ओके, तो अगर समझ लो मैंने फोर्स बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये पत्थर भाई साहब निकल के सीधा आएगा, ऐसा आएगा ना, टेंजेंशियली। ठीक है, टेंजेंशियली आएगा, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे ही आपने फोर्स को बंद कर दिया तो ये किधर जाएगा, ऐसे चिटकेगा, ऐसे चिटकेगा कि नहीं भाई साहब। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल हैपन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द मून वुड गो टेंजेंशियली, मतलब ये अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा भाई साहब। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ बिटवीन द सन एंड द अर्थ, there is a centripetal force, and what is this centripetal force? This is the gravitational force which exists between the sun and the moon. So if the gravitational force is removed, the centripetal force is removed, इसका मतलब मून भाई साहब अपने ऑर्बिट से चिटक जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इट विल गो आउट। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी द मून एनी मोर, दिस इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट, ये चिटक जाएगा भाई साहब। अगर आपके अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, बस मैंने उंगली लुस्त पुस्त कर दी तो ये भाई साहब रोटेशन भी लुस्त पुस्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपने ऑर्बिट से चिटक कर बाहर चला जाएगा, इट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी सीन, इट्स ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये चला जाएगा। आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इन सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब आपके अर्थ के आजू बाजू घूम रहे हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इजाद है या किसका रिजल्ट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स का खेल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अपन कल डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।